अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आइए अब हम नावल के पार्ट नंबर 66 की तरफ बढ़ते हैं। वो तीनों आज के रूम में खामोशी से बैठी मिरोसा को देख रही थी, जो कि बुरी तरह से रोते हुए दीवाना वार अपने बच्चे की सूरत को देख रही थी। आयशा, आरफा, सफीन बारी बारी कब से मिरोसा को समझा समझा कर थक गई थी, मगर वो बेड पर पड़े हुए आयस का कमलाया हुआ चेहरा देते बस रोए चली जा रही थी। आयस के बाएं हाथ में ड्रिप लगी थी, क्योंकि दायां हाथ पहले ड्रिप की वजह से सूज कर कपा हो रहा था, जबकि एक नाली उसके नाक में भी फिर थी। मिरोसा ने ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि कभी वो अपने बच्चे को इस हालत में देखेगी। वो तो इसी शरारती से हंसमुख से आयस को देखने की आदत थी, जो कभी निचला बैठता ही नहीं था। सारा दिन उसे ग्रैनी और आरफा को अपने पीछे दौड़ाता रहता था, मगर अब कैसी खामोशी से सो रहा था। मिरोसा, आरफा, सफीन और आयशा के साथ अब आयस के रूम में आई थी। जब वो उसे देखते हुए उसके पास आने को मचल गया था, हाथ उठा उठा कर रोता हुआ वो बस उसकी गोद में चढ़ना चाह रहा था। अपनी नाक और हाथ में लगी नालियों से वो घबरा रहा था। और मिरोसा तो उसे इतनी बुरी हालत में देखकर शशतर रह गई थी। उसे लगा था आयस को शायद तेज बुखार वगैरह हो गया होगा, मगर वह इस हद तक बीमार होगा ये उसके वहम और गुमान में भी नहीं था। बच्चे को मुसलसल रोता हुआ देखकर नर्स ने फौरन डॉक्टर्स को बुला लिया था। ये इस शहर का टॉप प्राइवेट हॉस्पिटल था, जहां पर पूरे शहर के सिलेक्टेड डॉक्टर्स की पूरी टीम 24/7 मौजूद रहती थी। हर डॉक्टर अपनी फील्ड का माहिर था। आज जिस डॉक्टर के जरिए इलाज था, उसका शुमार मुल्क के चंद एक नामवर चाइल्ड स्पेशलिस्ट में होता था। बच्चे के बेचैनी से रोने का सुनकर डॉक्टर फौरन दौरा चलाया था। उसने आज का हमें फिक्स ड्रिप में मजीद इंजेक्शन डालकर उसे पुरस्कून करने का इंतजाम कर दिया था। कुछ ही मिनट लगे थे, आयस पुरस्कून हो गया था। उसकी आंखें नींद से बोझिल होने लगी थी। मिरोसा ने आयस का सूजा हुआ दायां हाथ थाम कर उसके सर पर हाथ फेरा था और खामोशी से बेआवाज रोते हुए उसने आयस को थपकाना शुरू कर दिया था। आयस तो पुरस्कून होकर सो चुका था, मगर वो बेसुकून हो गई थी और मुसलसल रो रहे थे। तभी आदि रूम में आया था। कैसी तबीयत है अब आयस की? मैंने उसके डॉक्टर से बात कर लिया, शाम तक हम आयस को घर पर लेकर जा सकते हैं। आदि ने अपने दिन में रोसा को खुशखबरी दी थी, मगर वो 16 बार निगाहों से उसको घूरने लगे थे। क्या करके लाए हो तुम मेरे बच्चे को? तुम बताओ मुझे, क्या किया है तुमने उसके साथ, ये जो इस हाथ में पहुंच गया? तुमने दिखा दी ना अपनी औकात, आ गया ना तुम्हारे भी दिल में फतूर, शक है ना तुम्हें कि ये तुम्हारा बच्चा नहीं है, तभी तुम उसकी जान लेने के दर पर होगे। बोलो, बोलते क्यों नहीं हो? तुम भी उस नीच फहम दुरानी की तरह सोच रही होगे ना कि 2 साल घर से बाहर गुजार कर आई है और न जाने किसका गुनाह तुम्हारे सर पर थोप रही हूँ, है ना? ये सोचते हो ना तुम भी, तो सोचो, सोचते रहो, मगर मैं तुम पर अपनी पाक दामनी साबित करने यहाँ पर आई नहीं हूँ। सुना तुमने? ये जैसा भी है, मेरा बेटा है, मेरे दिल का टुकड़ा है। मैं उसे लेकर दोबारा वापस चली जाती, फिर क्यों तुमने उसका ये हशर कर डाला? आदल अफंदी, क्यों? अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ ना, तुम्हें गोली मार दूंगी मैं, समझे? तुम्हारी जान ले लूंगी। मिरोसा जज्बात में अपने सामने खड़े आदि के सामने लंगड़ाती हुई पहुंची थी। उसका गिरबान पकड़कर झंझोड़ती हुई बोलती जा रही थी, मगर आदि ने उसकी सारी बातें जैसे सुनी ही ना थी। वो तो हैरत से लड़खड़ा कर हुतलक गाती मिरोसा को देख रहा था। एंजल, आप चल सकती हैं? वो खुशगवार हैरत से मिरोसा का आंसू से तर होता हुआ चेहरा देखकर पूछने लगा था, और मिरोसा का मुंह आदि के बात पर हैरत से खुल गया था। वो क्या बोल रही थी और जवाबन वो उससे क्या पूछा था? इतनी अजीब और इमोशनल सूरत पर आरफा आदि की खुशगवार हैरत भरी हुई आवाज सुनकर धीरे से मुस्कुरा देते थे। ये बंदा वाकई अपनी अंजल का दीवाना था। जी आदर भाई, माही बीबी सहारा लेकर चल सकती हैं। आपने देखा तो था कल। हाँ, मगर उससे उनको शदीद तकलीफ होने लगती है। उनके दाएं टांग की हड्डी घुटने से 4 इंच नीचे तक सहम का इन्फेक्शन फैलने से घुल गई है। डॉक्टर कहते हैं कि हड्डी को ऑपरेशन के जरिए रिप्लेस किया जा सकता है, उसके बाद ये दोबारा पहले की तरह चल फिर सकती हैं। आरफा की बात सुनकर सफीन और आशा ने हैरत से मिरोसा को देखा था, जो होनक बनी आदि का गिरबान पकड़े कभी उसे तो कभी आरफा को देख रहे थे, जबकि आदि आरफा की बात बहुत ही ध्यान से सुन रहा था। एंजल प्लीज इस तरह खड़ी मत रहे, वरना टांग में तकलीफ होने लगेगी। मैं नीचे बैठ जाता हूँ, आप आराम से बैठकर मेरा गिरेबान पकड़कर मुझसे अपने तमाम सवालों का जवाब तलब कर सकती हैं। आपके हर सवाल का मैं बिल्कुल सच जवाब दूंगा, यकीन करें, लेकिन पहले बैठ जाए आराम से। चले इधर आए। आदि ने मिरोसा को आस्ते से थाम कर वापस चेपा बिठाया था और उसके सामने घुटनों के बल बैठकर दोबारा उसका हाथ थाम कर अपने गिरेबान पर रख लिया था। आप पूछे जो पूछना है, वह संजीदगी से दोबारा बोला था, मगर अब अपने दिल की भड़ास निकाल कर मिरोसा का गुस्सा भी ठंडा हो गया था। ज्यादा स्मार्ट मत बनो, समझे? मेरे बेटे को क्या हुआ है? क्या किया है तुमने उसके साथ? उसे घूरते भी पूछने लगे थे। एंजल, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं क्यों अपने बच्चे को नुकसान पहुंचाऊंगा? आदि तहम्मुल से बोला था, क्योंकि तुम्हारे दिल में शक है। अपने इन चीप दोस्तों की तरह मेरे बच्चे को तुम भी नाजायज समझते हो। वह बढ़ कर बोली थी और उसके पास खड़ी सफीन और आयशा हैरत से उसको देखने लगे थे।
ان کے شوہروں نے آئس کو ناجائز کہا تھا. اگر ایسا تھا تو وہ ان سے اس کا جواب ضرور طلب کرنا چاہتی تھی. اینجل میرے بیٹے کو عام ماں ہو کر خود گالی دے رہی ہیں, اس کے لیے نازیبا لفظ استعمال کر رہی ہیں. دس از ناٹ گڈ. وہ معصوم بچہ ہے, اس کے لیے اتنے برے الفاظ استعمال نہ کریں. رہی بات آپ کی, تو مجھے اپنی بیوی کے کردار کے متعلق کسی سے بھی کسی قسم کی بھی گواہی نہیں چاہیے. اپنی بیوی کے کردار اور اس کی پاک دامنی کا میں اپنے رب کے بعد میں گواہ ہوں, اور اپنے بچے کے متعلق رائے کام کرنے کے لیے میں اپنے دوستوں کا محتاج نہیں ہوں. وہ میرا بیٹا ہے, میرا خون ہے. یہ میں جانتا ہوں, اور میں سچ کہہ رہا ہوں یا نہیں یہ میرا رب جانتا ہے. میرا دل تو اس کی طرف تب سے بٹن سے کھینچنے لگا تھا جب مجھے یہ بھی پتا نہیں تھا کہ وہ ہمارا بچہ ہے. جب پہلی بار میں نے اس کے منہ سے اپنے لیے لفظ پاپا سنا تھا, اسی دن سے وہ میرے ذہن و دل میں بس کر رہ گیا تھا. میں ملتان سے واپس آ کر بھی اسے ایک لمحے کے لیے بھی بلا نہیں سکا تھا. میرے خون کی کشش نے مجھے بہت پہلے اس کی طرف کھینچ لیا تھا, اس لیے مجھے اپنے بچے اور آپ سے کسی قسم کی گواہی کی ضرورت نہیں ہے. آپ دونوں میرے ہیں, میرے دل و روح میں بستے ہیں. میرے ذہن و دل سے یہ بات نکال دے کہ میں اپنے بچے یا آپ کو اب خود سے جدا ہونے دوں گا. اب آپ دونوں کو نہ میں خود سے دور ہونے دوں گا, نہ کسی کو ایسا کرنے دوں گا. اب آپ کو میں آج کی طبیعت خرابی کی وجہ بتاتا ہوں. ہمارے آئس کے گردوں میں انفیکشن ہو گیا ہے اینجل, کیونکہ جن لوگوں نے اسے کڈنیپ کیا تھا انہوں نے اس کے رونے سے پریشان ہو کر اسے نیند کی گولیاں دودھ میں ڈال کر پلا دی تھی, جس سے اس کی حالت بہت ہی بگڑ گئی تھی. میں نے رات کو آپ کو یہ سب اس لیے نہیں بتایا کہ آپ پریشان ہو جاتی اور رو رو کر خود کو ہلکان کر لیتی, مگر اب ہمارا بیٹا خطرے سے باہر ہے. ہم شام تک اسے گھر لے چلیں گے, اوکے؟ ادی نے دھیرے دھیرے اس کے ایک ایک سوال کا اتنی خوبصورتی اور تحمل سے جواب دیا تھا کہ میروسا کے لبوں پر چپ کی مہر لگ گئے تھے, جبکہ عرفہ ساکت کڑوی عادل افندی کی برداشت کو سراہ رہی تھی. عائشہ اور صفین بھی 2 سال سے خاموش اور روبوٹک زندگی گزارنے والے عادی کو پرانے رنگ میں لوٹتے ہوئے دیکھ کر انگشتے بدنان کھڑی رہ گئے تھے. انہیں یقین تھا کہ عادی اب اپنی اینجل کو کبھی بھی خود سے جدا نہیں ہونے دے گا. سر پر آسمان ٹوٹنا کس کو کہتے ہیں یہ عائشہ کو اس لمحے پتا چلا تھا. وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اپنے سامنے بیٹھے سہیل مراد کو دیکھ رہی تھی, جبکہ ششتر تو صنم, صفین اور میروسا بھی رہ گئی تھی. امپاسبل پاپا, میں اس فہم دورانی سے شادی نہیں کر سکتی. انفیکٹ یہ چاروں شادیاں ہی غلط ہیں. میں شاکڈ ہوں کہ آپ نے یہ شادیاں کیا سوچ کر طے کی ہیں. آپ کچھ جانتے بھی ہیں پاپا؟ آپ میرے ساتھ ساتھ صفین کی زندگی بھی برباد کرنے جا رہی ہیں. صفین کا گناہ گار کوئی اور نہیں, یہی غالب شاہ ہے جس کے ساتھ آپ اس کی شادی طے کر چکی ہے. وہ شخص سولی پر لٹکانے کا قابل ہے, نہ کہ رشتہ داریاں جوڑنے کے. عائشہ زہر مراد کے سامنے بولنے پر آئی تو بولتی چلی گئی. وہ خاموش بیٹھے بہت ہی سکون سے اس کی باتیں سن رہے تھے. عائشہ مجھے سب بتائے بیٹا کہ وہ غالب بھی وہ شخص ہے, مگر ساتھ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ وہ صفین سے شادی کر چکا ہے, اور میں نہیں چاہتا کہ صفین کے اس سے علیحدگی ہو. میں بہت سوچ سمجھ کر میں نے یہ فیصلہ کیا. صفین کے لیے بھی یہی بہتر ہے. تم بچی ہو, تم یہ نہیں سمجھو گی. میں صفین اور صنم کے علاوہ تم دونوں کے فرض سے بھی جلد سے جلد سبق دوش ہونا چاہتا ہوں. اس بیرام کی وجہ سے میں بے حد ڈر چکا ہوں. اس کے شر سے میں صنم کے ساتھ تم دونوں کو بھی بچانا چاہتا ہوں. فہیم, رکیم اور عادل تینوں بہت اچھے لڑکے ہیں, اور ان کے والدین نے بہت ہی چاہ سے تم لوگوں کو مانگا ہے. وہ لوگ اسٹرانگ فیملی بیک گراؤنڈ رکھتے ہیں. حیثیت میں ہماری برابری کیا ہے, رشتے مناسب اور موزوں ترین ہے. تبھی نہ کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے. اتنے اچھے رشتے ٹھکرانا کفران نعمت کے مترادف ہوگا. اور رہی بات ہماری پڑھائی کی, تو آپ لوگ شادی کے بعد اپنی اسٹڈی کنٹینیوس رکھ سکتی ہیں. اگلے ہفتے جمعے کے روز پر رات کا فنکشن ہے اور سنڈے کو ریسیپشن. زہیم رات نے تفصیل سے عائشہ کو سمجھایا تھا. وہ تو ساری پلاننگ کی بیٹھے تھے, مگر عائشہ ان کی باتیں سن کر بٹن سے بڑھ گئے تھے. نو پاپا نو, میں اس شادی کے لیے بالکل بھی ایگری نہیں ہوں. میں واپس کینیڈا جاؤں گی, یہاں نہیں رکوں گی, بالکل نہیں رکوں گی. عائشہ بڑھ کر بولتی ہوئی روم سے جانے لگی تھی. تبھی زہیم رات کی ٹھہری ہوئی سنجیدہ آواز پر اس کے بڑھتے ہوئے قدم اپنی جگہ پر ساکت رہ گئے تھے. عائشہ, اگر آپ اس شادی سے انکار کیا تو سمجھ لینا کہ آپ کے پاپا آپ کے لیے مر گئے. زہیم رات کے آواز پر وہ جھٹکے سے اپنی جگہ سے بیٹھی تھی. دس از ٹو مچ پاپا, آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے. مجھے ایموشنل بلیک میل کر کے آپ مجھے اس باطنی فہیم کے گلے نہیں باندھ سکتے. پاپا, نبیلا کی شادی والے دن اس نے مجھے کڈنیپ کر لیا تھا. پوری رات میں بے ہوش پڑی رہی, اور صبح جا کر جب مجھے ہوش آیا تو اس فہیم دورانی نے میرے اوپر کاکروچ اور چوہے پھینک کر مجھے ڈرایا دھمکایا, زبردستی معافی منگوائی. وہ اچھا لڑکا نہیں ہے پاپا, پلیز میری بات کو سمجھے. مجھ سے شادی نہیں کروں گی. وہ زہیب صاحب کے سامنے کھڑی ملتجی لہجے میں بولتی ہے. کچھ دیر پہلے اس کے دل میں فہیم سے ایک ساتھ کی گئی زیادتی کی وجہ سے ندامت کا جو ہلکا سا احساس جاگا تھا, اس وقت وہ دوبارہ سو چکا تھا. بس کرو عائشہ, کتنا جھوٹ کہو گی. آپ نے پہلے کہا تھا کہ آپ شادی چھوڑ کر یہاں پر گھر آ گئی تھی, اور اب
आप फहीम पर इल्ज़ाम लगा रही हैं। आपको कोई भी किडनैप कैसे कर सकता है? आप तो खुद 10 पर बारी हो, कुछ जाके किसी से डर कर उससे माफ़ी मांगो। ये फजूल के बहानेबाजी बंद करो और ज़हनी तौर पर खुद को शादी के लिए तैयार कर लो। सुहेल साहब बोलते हुए रूम से बाहर निकलते चले गए थे, जबकि आयशा ने हैरत से फटी हुई आंखों के साथ ही दरवाजे की तरफ देखा था, जानते सुहेल साहब निकलकर बाहर गए थे। तभी सनम धीरे धीरे चलती हुई आयशा के पास आई थी, उसके कंधे पर हाथ रखा था। आयशा ने चौंक कर सनम को देखा था। सनम, पापा ने मुझे झूठी कहा, उन्हें मुझ पर यकीन नहीं है। उन्हें वो फहीम 4 दिन में इतना अजीज हो गया कि उसके हाथ तक वो मुझ पर यानी अपनी बेटी पर यकीन नहीं कर रहे। वो मेरी शादी इस जलील शख्स से करना चाहती है, मगर मैं ऐसा मार कर भी नहीं होने दूंगी, कह देना उनसे। आयशा तली से बोलते हुए रूम से बाहर निकल गई थी। तभी मेरोसा खुशी से उछलती हुई सफीन के पास आई थी। सफीन, हम सबके साथ शादी होगी। वाओ, सो एक्साइटिंग। मैं ट्रेडिशनल वेडिंग ड्रेस पहनूंगी, मेरून कलर का लहंगा और रिसेप्शन पर डार्क पिंक कलर का लहंगा। वाओ, अमेजिंग। सफीन, तुम और सनम तुम दोनों भी यही कलर पहना। मिस्टर हालिब से कहना है कि तुम्हारी शॉपिंग पर लेकर जाए। वो तो वैसे भी तुमसे ट्रू लव करते हैं ना। मैं भी आदि से कहूंगी। हाय सफीन, सनम, मैं तुम दोनों को पहले ही बता नहीं पा रही, मगर अब तो मेरी शादी आदि से होने वाली है ना, तो बता देती हूँ। आदि भी मुझसे ट्रू लव करते हैं, बिल्कुल स्नोवाइट के शहजादी की तरह। वो मुझे भी बहुत ही पसंद है। हाय, मेरी शादी हो रही है। मैं बिल्कुल ड्रामे वाली हीरोइंस की तरह वो बारी बारी मुश्किल लिबास पहनूंगी। ये बड़े बड़े इयरिंग्स, बड़े बड़े नेकलेस, ढेर सारी चूड़ियां, मेहंदी भी लगवाऊंगी। वाओ, अमेजिंग। मैं आदि को कॉल करती हूँ, मेरी शादी हो रही है आदि से। मिरोजा खुशी से बेकाबू होते हुए बोली थी। अपनी बात पूरी होते वो उछलती कूदती बाहर भाग गए थे। अपनी खुशी में वो आशा का गुस्सा, सनम की जामत खामोशी और सफीन का दुख भूल गई थी। उसने तो इस बात पर भी ध्यान नहीं दिया था कुछ देर पहले तक, जैसे उस शख्स से वो सफीन की वजह से नफरत करती थी। वो सफीन का गुनाहगार था, जो उसके दुख की असल वजह था। अब सफीन की शादी उसी गुनाहगार से हो रही थी, उसी हालिब शाह से, जिसने सफीन के होंठों से मुस्कुराहट छीन ली थी, जिसने उसके बाग पा बहार जैसी जिंदगी को हसान के हवाले कर दिया था। मिरोसा ने कुछ नहीं सोचा था। वो तो अपनी शादी की खबर सुनते खुशी से बेहाल होते हुए अपने शहजादे के साथ जागती हुई आंखों से नए हवाबों के सफर पर निकल गए थे। मिरोसा के जाते ही पीछे खामोश खड़ी सफीन और सनम मिरोसा की खुशी और नए इंकशाफ पर शिद्दत से एक दूसरे को देखती रह गए थे। तो आखिरकार तुमने मेरे पापा को भी उस शहर में जकड़ ही लिया हालिब शाह। आज जो वो खुशी खुशी अपनी बेटी को तुम्हारे हवाले करने को तैयार हो गए, वो तुम्हें मेरी हिफाजत की जिम्मेदारी सौंप रही है। एक लुटेरे को मेरा मुहावज बना रहे हैं, उन्हें आज तुम मेरा सहारा लग रहे हो। क्या ये मेरी किस्मत की सितम जरफी नहीं है कि पहले की तरह इस बार भी हाथ मेरा मुकद्दर बनी है और तुम फातिह ठहरे हो। सफीन अपने तस्वर में आबाद उस संग दिल को बेआवाज मुहातब किया था। क्या आयशा पापा की बात मान लेगी सफीन? कब से खामोश खड़ी हुई सनम ने सफीन की कांधे पर हाथ रखते धीरे से पूछा था। उसकी आवाज सुनकर सफीन चौंका सनम को देखने लगी थी। सनम इस हंगामी शादी का सुनकर गुमसुम होकर रह गए थे। उसकी शादी रकीम शाह से तय हुई थी। दिल इस बात पर अंदर ही अंदर कहीं खुश था, मगर एक बार किसी मर्द की मोहब्बत पर भरोसा करने से दिमाग उसे रोक रहा था। मुझे नहीं पता सना, मगर पापा और आयशा दोनों जिद के पक्के हैं। पापा जितने नरम हो सही, मगर तुम जानती हो ना, वो जब कोई फैसला ले लेना तो फिर एक इंच भी अपने फैसले से नहीं हटते। और आशा को भी तुम जानती हो ना कि वो अपनी जिद और इरादों की कितनी पक्की है। सफीन के कहने पर सना भी परेशानी से इस बात में सर हिलाकर रह गई थी, और सना व सफीन इस मौजूदा सूरत हाल पर इन दोनों बाप बेटी की तरफ से फिक्रमंद हो चुकी थी, मगर फिलहाल दोनों बहनों के पास इस मसले का कोई भी हल नहीं था। वो तीनों दोस्त रूहान समेत अफरा तफरी में हॉस्पिटल पहुंचे थे। रास्ते में रूहान ने आदि को भी कॉल कर दिया था और जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंचने की ताकीद की थी। फिर जब वो चारों एक साथ इस हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड में दाखिल हुए तो एक तरफ बेड पर पड़े फहीम को देखकर वो सभी शशत से खड़े रह गए थे। फहीम का लहू लहान चेहरा और बेहाल होता वजूद उनके दिल पर परीक्षण चलाने को काफी था। फहीम को गेट के बीचों बीच सामने हालत में पड़े हुए सबसे पहले हॉस्पिटल के एक वार्ड बॉय ने देखा था, जो बेहाल पड़े हुए फहीम को अपने दूसरे साथियों की मदद से इमरजेंसी वार्ड में लेकर आया था। मगर डेरू मरीजों के साथ सर कपाते लापरवाह डॉक्टर और स्टाफ ने फहीम पर कोई भी खास ध्यान नहीं दिया था। इमरजेंसी वार्ड में रोज इस तरह के डेरू केसेस आते थे, उनके लिए ये मामूल की बात थी। इसलिए एक नर्स बस फहीम के मुंह पर बहते हुए मुंह को लापरवाही से साफ करके डॉक्टर्स को बुलाने गई थी और अब तक वापस नहीं आए थे। डॉक्टर तो नहीं आया था, मगर हाँ, उससे पहले वो चारों जरूर हॉस्पिटल पहुंच गए थे और जहाँ फहीम को किसी बेजान सामान की तरह पड़े देख कर तरफ उठे थे। हालिब सबसे पहले फहीम तक पहुंचा था। उसके बेड पर बैठकर उसका सर गोद में रखकर उसका गाल थपथपाने लगा था, जबकि फहीम के सर से बहता खून हालिब के हाथों और कपड़ों को दाग दाग कर गया था।
वो तीनों भी फहीम के चारों तरफ आकर खड़े हो गए थे। रोहान जल्दी कर उसे लेकर हादी के हॉस्पिटल जाते हैं। ये देख इन लोगों के लापरवाही, उन्होंने अब तक प्री मर्ज शुरू भी नहीं किया, चल उसे लेकर चलते हैं। हालिब ने गुस्से से रूम में टहलते हुए एक डॉक्टर को देखते हुए कहा था। फिर वो चारों फहीम को लेकर हादी के हॉस्पिटल के लिए निकल गए थे। हादी खुद भी अपने हॉस्पिटल की एम्बुलेंस के साथ फहीम को लेने जा रहा था, मगर इन चारों ने उसे आने से मना कर दिया था और खुद ही उसे लेकर निकल गए थे। ड्राइविंग रकीम कर रहा था और एक दुनिया जानती थी कि रकीम गाड़ी रोड पर नहीं बल्कि हवा में चलाता था। तभी अभी वो गाड़ी चला नहीं रहा था मगर बल्कि प्लेन की तरह उड़ा रहा था। उस सरकारी हॉस्पिटल से आदि के हॉस्पिटल तक का 40 मिनट का डिस्टेंस रकीम ने अंधाधुंध ड्राइविंग ने आधे घंटे में कंप्लीट कर लिया था। उसने इस दौरान कितने सिग्नल्स तोड़े थे, कितनी गाड़ियों को ठोंका था, मगर वो फहीम को टाइम पर हॉस्पिटल लेकर आया था। आदि अपने हॉस्पिटल के बाहरी स्ट्रेचर के साथ बेचैनी से टहलता इन चारों का वेट कर रहा था। फिर रकीम ने हॉस्पिटल आते ही गाड़ी झटके से गिर पर रोकी और हालिब तेजी से गेट खोलता लपक कर बेकरारी से टहलते हुए हादी के पास आया था। हादी ने हालिब को देते ही वार्ड बॉय को आवाज दी थी, जो जल्दी से स्ट्रेचर लेकर उसके साथ ही रकीम के घर तक पहुंचे थे। आदि और रोहान ने एहतियात से फहीम को बाहर निकला था, उसे स्ट्रेचर पर लटाया था। फिर वो सब उसको लिए हुए अंदर चले गए थे। मिनटों में फहीम का ट्रीटमेंट शुरू हो गया था। आदि और रोहान भी बाकी डॉक्टर के साथ ही अंदर एमरजेंसी वार्ड में चले गए थे, जबकि वो चारों बेकरारी से वार्ड के बाहर टहलने लगे थे। हालिब की जीन्स और सफेद टी शर्ट पर अब भी फहीम के खून के धब्बे मौजूद थे। वो फहीम का सर गोद में रखकर बैठा था, तभी ये खून उसके कपड़ों पर लगा था। कैसे हुआ होगा ये सब? फहीम के हालत से लगता है कि उस पर किसी ने हमला किया, मगर किसी की हिम्मत हो सकती है इतनी जो फहीम जैसे बंदे को इतनी बुरी तरह से मार सके? वो तो खुद 10 पर बारिया। कैसे कोई यूं ही उसको मारकर चला गया? वार्ड के सामने पड़ी बेंच पर बैठे आदि ने रकीब और हालिब से कहा। हालिब खुद भी बेकरारी से इधर से उधर टहलता यही सोच रहा था, जिसने भी किया है ना, बाय गॉड मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। हमारे फहीम का इतना बुरा हाल करके सुकून से वो भी नहीं रहेगा। बस एक बार फहीम को होश आ जाए और वो बता दे कि किसने ये सब किया है, मैं उससे ज्यादा बुरा हशर करूंगा। अगर मैंने उसका ना किया तो मेरा नाम भी हालिब चान है। हालिब एक हाथ की मुट्ठी सामने मुझे दीवार पर मारता हुआ घुरा कर बोला था। तभी इस पूरे किस्से के बारे में कब से सोचता हुआ रकीम हालिब के पास आया था। हालिब, यार आज फहीम आशा से मिलने गया था ना, आशा ने उसे कॉल की थी, वो भी खुद। क्या तुम लोगों ने सोचा कि आशा फहीम पर अचानक इतनी मेहरबान कैसी होगी? रकीम पुरसोच अंदाज में बोला था, जिस पर आदि और हालिब भी चौंक गए थे। हाँ, आशा तो फहीम की शक्ल देखने की भी रवादा नहीं थी, उसको रिश्वत उसको शूट तक कर चुकी थी, लेकिन अब अचानक ऐसा क्या हुआ कि उसने फहीम को अकेले में मिलने के लिए खुद ही बुला लिया? आदि ताज्जुब से बोला था, जबकि हालिब का चेहरा गुस्से से शुरू हो गया था। तो ये सब आशा का किया धरा है, इसलिए उसने फहीम को अकेले में मिलने बुलाया था ताकि उसे बुरी तरह से मार पीट सके और यह गद्दा चुपचाप उसके इश्क में दीवाना होकर मार खाता रहा। मगर मैं उसकी तरह पागल नहीं हूँ, बस बहुत हो गया, बहुत सह ली उस आशा की मनमानियां। आई स्वेयर, अगर इस सब के पीछे सचमुच आशा का हाथ हुआ तो उसे मैं छोड़ूंगा नहीं। आपकी बार उसे मैं खुद निपटूंगा। पहले मैं बस फहीम की वजह से चुप था, मगर अब नहीं। उस फहीम पर हमला करके मेरी बर्दाश्त को खत्म कर दिया। बहुत अकल है ना उसमें, बहुत गरूर है ना खुद में। अब मैं उसका वो गरूर तोड़ूंगा, इतना मजबूर कर दूंगा उसे कि वो खुद हाथ जोड़ती हुई फहीम के कदमों में गिरकर उससे माफी मांगेगी अपनी एक एक गलती की। हालिब दांत पीच कर घुराते बोला था। हालिब, हम सिर्फ शक की बुनियाद पर कुछ नहीं कर सकते मेरे भाई, फहीम को होश आने दे। एक बार वो बता दे ये सब किसने किया, तब ही हम कोई कदम उठा सकते हैं। ओ प्लीज, तब तक तू कूल रह, किसी किस्म की जल्दबाजी मत कर। एक बार गलती कर चुका है, अब अपनी पहली वाली गलती दोबारा मत दोहराना। सिर्फ शक की बुनियाद पर तू आशा से कुछ नहीं कह सकता। अभी हमें नहीं पता कि ये सब वाकई आशा ने किया है या किसी और ने, क्योंकि जब फहीम के बारे में मुझे इस बंदे ने कॉल किया था तो मुझसे कहा था कि उसने फहीम को सड़क से उठाया था। हो सकता है तब तो आशा फहीम से मिलकर जा चुकी हो, या हो सकता है कि आशा फहीम से मिली ही ना हो। बहरहाल फहीम के होश में आने तक हम कुछ नहीं कह सकते। रकीम ने हालिब के कांधे पर हाथ रखते हुए कहा था। रकीम, ठीक कह रहा हालिब, सफीन को भी सिर्फ बदगुमानी की वजह से तूने अपनी जज्बातियत के हाथों खुद से बदजन किया था, मगर इस बार थोड़ा सब्र से काम ले। आदि ने भी तैर से बड़े हुए हालिब के सामने खड़े होकर कहा था। वो जानते थे कि गुस्से में हालिब का दिमाग काम करना बंद कर देता है और वो अच्छा बुरा सब भूल जाता है, इसलिए अपने तय उसे समझाने की कोशिश की थी और इस बार हालिब भी समझ गया था। तभी उसने सभा में सर हिलाते हुए इन दोनों की बात की तायद की थी। फिर कुछ ही देर में रोती हुई जैनब, हवास बहाता सी फरमान दरानी, फरहान और फहद सामने से आते हुए दिखाई दिए थे और वो तीनों उनकी तरफ मतवज्जो हो गए थे। आदि, मिरोसा, आयस, आयशा, सफीन और आरफा सब लोग घर आ चुके थे। आयस अब मुकम्मल होश हवास में था और मिरोसा के सिवा आरफा और आदि को देख वो फिर से खिल उठा था।
وہ ایک ہنس مکھ اور ہوش مزاج بچا تھا۔ میروسا خدا کا شکر ادا کر رہی تھی کہ اس کا بیٹا دوبارہ سے مکمل صحت یاب ہو کر اس کے پاس آ گیا ہے۔ عارفہ نے تو گھراتی اپنی چھوٹو کی نظر بھی اتار ڈالی تھی، جبکہ میروسا یہ دیکھ دیکھ کر حیران ہو رہی تھی کہ آئس پہلی بار عادی سے ملا تھا، مگر پھر بھی اسے اس قدر مانوس ہو گیا تھا کہ اس کی گود میں ہاسپٹل سے جو سوار ہو کر ہوا تھا اب تک اترنے کا نام نہیں لے رہا تھا، اور عادی بھی بڑی خوشی خوشی اسے اپنی گود میں لٹکائے گھوم رہا تھا۔ صرف گاڑی سے یہاں تک ڈرائیونگ کرتے ہوئے وہ عارفہ کے پاس بامشکل کچھ ہی منٹ رکا تھا۔ عارفہ بھی عادی کے پاس والی سیٹ پر اپنے شرارتی چھوٹو کی وجہ سے بیٹھی تھی۔ آئز اب شرافت سے میرے پاس آ جاؤ، تم نے عادل بھائی کو تھکا دیا ہوگا، کب سے ان کی گود میں سوار ہو۔ عارفہ آئز کو عادی سے لینے آگے بڑھتی اور آئز عادی کی گود میں چرا اس کا فون ہاتھ میں لیے مزے سے کھیل رہا تھا۔ رہنے دے عارفہ، میری پہلی بار تو میرا بیٹا اپنے پاپا کے پاس آیا ہے، کیوں آئز؟ عادی نے جھک کر محبت سے آئز کے گال پر پیار کیا تھا۔ آئز پاپا کے التفات پر چیک کر اچھلنے لگا تھا۔ پاپا؟ اب بھی وہ عادی کے گال پر پیار کرنے کے لیے اس کے چہرے پر ہاتھ مارنے لگا تھا۔ عادی نے ذرا سا جھک کر اپنا گال آئز کے سامنے کیا تھا اور اس نے پیار کرتے ہوئے باپ کے گال کو اپنے اگلے دو دانتوں سے کتر لیا تھا۔ تبھی عادی زور سے چلا اٹھا تھا۔ اس کی چیخ پر سامنے صوفے پر بیٹھی عائشہ، میروسا اور صفین چونک کر ان دونوں کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ وہ دونوں اب تک بے چین تھے میروسا سے بات کرنے کے لیے، مگر عادی کی وجہ سے مسلطاً خاموش تھے۔ میروسا ان دونوں سے صنم کے متعلق پوچھ رہی تھی، تبھی وہ اسے صنم اس کی بیٹی کے بارے میں بتانے لگے تھے، جبکہ عادی کے سامنے کھڑی عارفہ آئز کی حرکت پر زور سے ہنسی تھی۔ آئز ناٹی بوائے، پاپا سے مستی؟ عادی زور سے آئز کو گدگداتا ہوا بولا تھا اور آئز کھلکھلا کر ہنس دیا تھا۔ عادل بھائی، ہمارا چھوٹو بہت ہی خطرناک ہے، یہ مجھے بہت بار اپنے ان ہنجروں سے زخمی کر چکا ہے۔ عارفہ ہنسی روکتی بھی بولی تھی۔ ارے عارفہ، عادی بھائی بچوں کو پٹانے کے معاملے ایکسپرٹ ہیں، میرے دونوں بیٹے ان کے دیوانے ہیں۔ ہمارے حمان اور حسام ان کے سامنے حالف اور مجھے بھی بھول جاتے ہیں، وہ دونوں ان کی گود میں چڑھ جائیں نہ تو اترنے کا نام نہیں لیتے۔ سفین مسکراتی بولی تھی۔ اس کی بات سن کر عادی مسکراتا ہوا آئز کو لے کے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ اینجل، میں ذرا ایک کال کر کے آتا ہوں، آئز میرے پاس ہی ہے، آپ لوگ بیٹھ کر باتیں کریں۔ عادی آئز کو گود میں لیے باہر نکل گیا تھا۔ سفین بی بی، عائشہ بی بی، مجھے بھی ملوائے نا اپنے بیٹوں سے۔ سفین بی بی، آپ کے بچے تو جڑواں ہیں نا، آپ کی اور صنم بی بی کی طرح۔ مجھے بڑا مزہ آتا ہے جڑوے بچوں کو دیکھ کر، ایک ہی شکل، ایک سی حرکتیں، واؤ۔ عارفہ ایکسائٹڈ سے بولتی اور عائشہ سفین اس کے بچپنے پر مسکرا دیتی۔ عارفہ، وہ دونوں بہت ہی شدید ہیں، آج ان سب کا ویکسینیشن ہوا ہے، اس لیے تو ہم لوگ ہاسپٹل گئے تھے۔ ویکسینیشن کے بعد وہ لوگ صنم، مامی اور فاطمہ پھوپھو کے ساتھ ہی گھر چلے گئے تھے۔ میرے دونوں ناٹی نرس اپنے تایا تائی دادا دادی سے بہت ہی اٹیچڈ ہیں۔ میرے اور غالب کے پاس وہ اتنا نہیں رہتے جتنا ڈیڈ اور مامی کے پاس ہوتے ہیں، جبکہ ہاشم بھائی اور عادی کے بھائی کے تو وہ دیوانے ہیں، سارا دن عنایہ بابی کے روم میں ہی پائے جاتے ہیں۔ رات کو انہیں سیر پر لے جانے کی ذمہ داری عادی بھائی کی ہے، اور یہی حال عائشہ کے بیٹے کا ہے۔ وہ اتنا غصے والا ہے کہ 2 منٹ میں مزاج کے خلاف کوئی بات ہو جائے تو سب درہم بھرم کر دیتا ہے۔ فہیم بھائی اس کے سامنے باقاعدہ ہاتھ جوڑ کر اس کے چر سے پناہ مانگتے ہیں، سوائے فرمان پھوپھا جان کے وہ کسی کی نہیں مانتا۔ پھوپھا جان کہتے ہیں وہ فہیم بھائی کا دوسرا روپ ہے، انہی کی طرح شرارتی اور بے چین، اس لیے فہیم بھائی کی طرح سوائے پھوپھا جان کے کسی کے قابو میں نہیں آتا۔ اور اب بھی دیکھ لو، ہم دن بھر سے میروسا کے ساتھ ہیں، مگر ان بدماشوں کو فکر ہی نہیں کہ مائیں کہاں پر ہیں۔ سفین تفصیل سے اپنے بچوں کی کوالٹیز بتاتی بولتی، جس پر عارفہ کے ساتھ میروسا بھی مسکراتی تھی۔ تبھی عادی کے ساتھ حالف، فہیم اور حکیم اندر چلے آئے تھے، اور ان کے بالکل پیچھے صنم کوت میں اپنی پرنسس کو لیے بے قرار سی اندر چلی آئی تھی۔ میروسا، صنم کی آواز پر میروسا نے پلٹ کر اس کو دیکھا تھا۔